ये दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिसने प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का तरीका ही बदल दिया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर प्रेरित करेगी। तो ये कहानी शुरू होती है माइक कोशोतो से, जो कि आज ओफ्रियो के सीईओ हैं। ओफ्रियो लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में मदद करती है। माइक ने कुछ नहीं से शुरू किया। माइक का जन्म सोवियत संघ के पतन से पहले यूक्रेन में एक गरीब परिवार में हुआ था। यूक्रेन के बाकी जवानों की तरह माइक ने नौकरी करनी शुरू की जहां वो कर सकता था, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप फैक्ट्री में। महीने तक काम किया पर कोई पैसा नहीं मिला। पर उसे पता चल गया था कि वो अकेला नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। उसे कारखाने में बाकी लोगों से पता लगा कि किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे और ये समस्या सभी के सामने आ रही है। तो माइक को लगा कि कुछ करना चाहिए, तो उसने बाकी कर्मचारियों से बात की और उनकी कहानी को इकट्ठा करके स्थानीय प्रेस को दे दिया ताकि इस खबर को छापे या टीवी पर दिखाए कि लोगों को यहाँ पर काम करने के बदले पैसे नहीं मिल रहे। माइक की मेहनत रंग लेकर आई। कारखाने ने लोगों के पैसे देने शुरू किए, वो भी तब जब माइक को निकाल दिया गया। माइक ने लोगों के लिए इस बात का बलिदान दिया, पर माइक जानता था अगर वो यूक्रेन में रहा तो इस प्रकार का जुल्म फिर होगा। तो उसने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूक्रेन छोड़ दिया। फिर माइक $300 को लिए हुए अमेरिका आ गया और नूडल खाकर कुछ दिन गुजारा, क्योंकि बस यही चीज़ थी जो सस्ती थी। फिर माइक को डेनवर कोलोराडो में लैंडस्केपिंग का काम मिल गया। $7.5 प्रति घंटे के लिए माइक गड्ढा खोदते थे। इसके बाद उत्तरी कैरोलिना में बाहरी बैंकों में चौकीदारी की नौकरी की। फिर 47 घंटे की लंबी यात्रा में दो लोगों से मिला जो काम की तलाश में थे। एक ने कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, पर वो देखने में अच्छा नहीं था, और दूसरा एक परिवार चाहता था। जब उन्होंने माइक से पूछा तो माइक के पास कोई शब्द नहीं था। माइक बस हंसा और कहा कि मैं बस गड्ढे नहीं खोदना चाहता। काम तो ठीक है पर काफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, माइक ने कहा। पर माइक के अंदर अब भी हलचल चल रही थी। फिर माइक ने उत्तरी डकोटा में खेती की नौकरी शुरू की। माइक को जल्दी ही पता चल गया कि रहने की जगह खेतों में लगी झोपड़ी में होगी। माइक रात को पतले से कंबल में सोता था और चारों तरफ चूहे घूमते थे और आवाज़ें सुनाई देती थी। उस बीच माइक को यूक्रेन की याद आई। फिर माइक को लगा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पर शायद सब कुछ बुरा हो रहा है। कई रातें उस झोपड़ी में बिताई। फिर माइक को लगा कि आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अपनी झोपड़ी में किताबें पढ़कर अंग्रेजी सीखते समय माइक ने बड़े सेब के बारे में पढ़ा, जो कि था न्यूयॉर्क सिटी। फिर माइक ब्रुकलिन चला गया। वहाँ हर कोई सबवे पर चूहे से डरा करता था, पर माइक के लिए ये आम बात थी। फिर नेचुरल हिस्ट्री के म्यूज़ियम में नौकरी मिल गई। अपनी सारी कमाई किराए पर या खाने में लगा देता था, पर वो जानता था कि उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए उसने अगले अवसर का लाभ उठाया। माइक ने बताया कि मेरा एक दोस्त था जो वेस्ट में रहता था, जो मेरे पास नौकरी और कुछ बाकी लोगों के साथ रहने के लिए जगह लेकर आया था। मैंने हर रेस्टोरेंट, बार, स्टोर के दरवाजे खटखटाए, वो भी नौकरी के लिए। फिर उसी दिन मुझे टी शर्ट स्टोर पर रख लिया गया। माइक ने बताया कि वह खुद को एक मेहनती व्यक्ति साबित करना चाहता था। दुकान खोलने और बंद करने के साथ माइक ने एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाई। वो दुकानदार मालिक खुश हुआ। उसने कहा कि वह ऐसे किसी आदमी से नहीं मिला जो इतना मेहनती है। फिर कभी न एक जगह टिकने के इरादे के कारण माइक को दूसरी जगह न्यू जर्सी में एक पिज़्ज़ा स्टोर में काम मिल गया। वेस्ट में दुकानों के एक कनेक्शन के कारण माइक ने मियामी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक अवसर पाने के बारे में सुना। माइक ने बताया कि एक दिन उसका सामना एक आदमी के साथ हुआ। उसने माइक के काम करने के तरीके के बारे में बात की। जब माइक ने बोलना शुरू किया तो उसने पूछा कि तुम यूक्रेनी हो? तब माइक ने कहा हाँ। तो उस आदमी ने हाथ मिलाया और वो आदमी मुस्कुराया। वो आदमी एक कंपनी चलाता है जो यूरोपीय व्यापारियों को प्रॉपर्टी ढूंढने में मदद करता है। वो आदमी जानता था कि माइक एक फिट इंसान है
जो प्रवीण है, महत्वाकांक्षी है, समर्पित है और आकर्षक है। केवल 1.5 हफ्ते में अपना लाइसेंस पाने के बाद माइक के दरवाजे खुल गए। उन यूरोपीय व्यापारियों में से एक जर्गिस पलातिस था। माइक उसे अपना घर बेचते समय मिला था। बाद में वे पक्के दोस्त बन गए। जर्गिस ने माइक को अपने साथ व्यापार करने के लिए कहा। जर्गिस ने कहा, मुझे कुछ शुरू करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। मैं पेंसिल को पूरे बाज़ार में फैलाना चाहता हूँ। माइक ने कभी भी अवसरों को ठुकराया नहीं और इस बार भी उसने अवसर को नहीं ठुकराया। उस दिन आर्टीज़ा का जन्म हुआ। आर्टीज़ा आर्ट की चीज़ों को बनाती है, जैसे पेन, पेंसिल, कलर और ड्राइंग बुक, ऐसी चीज़ें। आर्टीज़ा उचित कीमत पर लंबा चलने वाले और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है और फिर अगले 3 सालों में कंपनी फ्लोरिडा की नंबर 1 तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी बन गई। और बाद में माइक और जर्गिस ने आर्टीज़ा को छोड़ दिया। 2020 में कंपनी को छोड़ने के बाद माइक के पास इतना पैसा था जितना वो सोच नहीं सकता था। पर माइक को व्यापार छोड़ना और कुछ न करना अच्छा नहीं लगा। जो अपने जीवन में कड़ी मेहनत कर रहा था वो अब खाली बैठा हो, ऐसा हो नहीं सकता। माइक जानता था कि उसकी ज़िंदगी गड्ढा न खोदने से ज़्यादा है। माइक जानता था कि चुनौतियों से कैसे लड़ें। अब वो वहाँ नहीं था जहाँ वो पहले था। माइक फिर जानता था कि वो आराम नहीं कर सकता। रियल एस्टेट में कई साल बिताने के बाद, खुद का पैसा प्रॉपर्टी में लगाने के बाद माइक एक अच्छा सौदा खोजने से जुड़ी चुनौतियों से बहुत परिचित था। माइक जानता था कि किसी भी दिन वो केवल 5 से 10 प्रॉपर्टीज़ का एनालाइज कर सकता है और अच्छे सौदे ज़्यादा नहीं टिकते और कहीं मेरे पहुंचने से पहले ही बिक जाते हैं। माइक ने सोचा, एक आदमी के पास न तो इतना संसाधन होते हैं और न ही इतनी समझ होती है जो मेरे पास है, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट में काम किया है। रियल एस्टेट ज़्यादातर अमेरिका के लिए एकमात्र विकल्प है। तो माइक ने खड़े होने और सभी के लिए खेल का मैदान समतल करने का फैसला किया, यानी रियल एस्टेट को। माइक बाजार की सभी चीज़ों से परिचित था। मौजूदा प्लेटफॉर्म प्रॉपर्टियों को ढूंढने की अनुमति देते थे, पर कुछ ऐसा नहीं था जो आपको अच्छे सौदे दिखाता हो। माइक ने रियल एस्टेट के लिए वन स्टॉप शॉप की कल्पना की, जो बाद में ऑफ्रियो बना। ऑफ्रियो एआई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रॉपर्टी ढूंढने में मदद करता है और अच्छे सौदे की पहचान करता है। ऑफ्रियो इन्वेस्टर का समय बचाता है और सभी रिसर्च को एक क्लिक में बदल देता है। ऑफ्रियो जानकारी का खजाना प्रोवाइड करवाता है, जैसे मार्केट रिपोर्ट और किराए की सीमा की तुलना करने के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि प्रॉपर्टी अगले 30 सालों में कैसा प्रदर्शन करेगी। ऑफ्रियो लोगों को घर खरीदने, किराए पर लेने के लिए मदद करता है। जल्दी ऑफ्रियो खरीदारों को छूट देगा, जो एजेंट को 3 से 10% की कमीशन देने से बचाएगा, और वहीं ऑफ्रियो कमीशन का सिर्फ 1% लेगा। माइक लोगों को पैसा बचाने और अच्छा निवेश करने में मदद करते हैं। अगर किसी को प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती तो वो उसे बदल कर भी देते हैं। माइक का कहना है, अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो रास्ते में उन सभी लोगों की मदद के बिना मैं नहीं कर सकता था। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं जानते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप नहीं जानते हैं कि इसे कैसे करना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको इसका पता लगाने की ज़रूरत है। यदि आपके पास दृढ़ संकल्प है तो भी अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो एक बुरा बहाना है। ज़िंदगी में चुनौतियों को केवल बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि औजार के रूप में देखो। तो हे दोस्तों, स्टार्टअप से जुड़ी हुई नई कहानियों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अलविदा दोस्तों।